हम लोग बाबर के प्रारंभिक जीवन और उसके प्रमुख युद्धों की बात करेंगे। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक है और मुगल वंश के शासकों में पहला शासक है जिसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। फरगना ट्रांसआक्शियाना क्षेत्र में है। ट्रांसआक्शियाना सीर दरिया और आमू दरिया नदियों के बीच का क्षेत्र है और फरगना का शासक उस समय उसका पिता उमर शेख मिर्जा था। यानी फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा के घर 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ। फरगना की राजधानी अंदीजान थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, बाबर के माता का नाम कुतुब निगार खानम, बाबर की जो दादी थी उनका नाम आयशा बेगम था और जो उनकी नानी थी एहसान दौलत बेगम उनका नाम था। उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंश से जुड़ा था, तैमूर का वंशज था और कुतुब निगार खानम ये चंगेज के वंशज थे, चंगेज खां के वंशज थे। तो पितृपक्ष से बाबर तैमूर वंश से जुड़ा हुआ था और तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी था और मातृपक्ष से वह चंगेज खां के वंश से जुड़ा था और उसकी 14वीं पीढ़ी था। उमर शेख मिर्जा का 1494 ईस्वी में निधन हो गया और जब उमर शेख मिर्जा का निधन हो गया तब राजनीतिक परिस्थितियां जो थीं वो बाबर के विपरीत हो गई, क्योंकि उस समय फरगना पर उमर शेख मिर्जा के जो बड़े भाई थे अहमद मिर्जा और बाबर का जो मामा था महमूद खां, ये दोनों फरगना पर अधिकार करना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में बाबर की दादी आयशा दौलत बेगम ने उसे बाबर को सहायता दी और अंततः वह फरगना का शासक बना। हालांकि बाबर ने अपने चाचा अहमद मिर्जा को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उसने उनकी अधीनता स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की थी कि आखिर आप फरगना को जीत कर किसी दूसरे को ही देंगे, हम तो आपके निकट संबंधी हैं, क्यों ना आप हमें ही दे दें। लेकिन वह तैयार नहीं हुआ था। लेकिन बाबर की सैन्य तैयारियों को देखकर वह पीछे हट गया था अंततः 1494 ईस्वी में बाबर ने फरगना पर अधिकार किया, यानी फरगना का शासक बना। तो एक अल्प आयु में 12 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना का शासक बना। 1494 से लेकर 1497 तक पहली मर्तबा फरगना का शासक था। बाबर की दिली ख्वाहिश थी कि हम समरकंद पर अधिकार करें, क्योंकि समरकंद तैमूर की राजधानी रही थी। तो वो समरकंद से बहुत प्रभावित था और समरकंद को रहने के लिए सबसे अच्छी जगह मानता था। तो उसकी दिली ख्वाहिश थी कि समरकंद पर मेरा अधिकार हो। इस संदर्भ में वो सबसे पहला प्रयास 1496 ईस्वी में किया, लेकिन असफलता हाथ लगी। 1497 में पहली बार वो समरकंद पर अधिकार किया, लेकिन यह अधिकार सिर्फ 100 दिन तक रहा। समरकंद में रहते हुए वो बीमार पड़ा और तभी फरगना जो कि उसका पैतृक राज्य था वहाँ विद्रोह हो गया। वहाँ से वो फरगना में के विद्रोह का दमन करने आया। तो इसी समय फरगना में विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया था, तो हाथ से समरकंद भी चला गया और फरगना भी चला गया। तो 1497 के अंतिम दिनों में वह बेघर बार हो गया, कोई राज्य उसके पास नहीं रहा। समरकंद हाथ से निकल गया और फरगना भी हाथ से निकल गया। फिर 1498 में उसने फरगना पर अधिकार किया, लेकिन अधिक समय तक नहीं, 2 वर्ष तक ही फरगना पर अधिकार रख सका। 1500 में फरगना से उसका अधिकार समाप्त हो गया, फरगना पर उसका अधिकार नहीं रहा। फिर वह घर बार हो गया, बेघर बार हो गया। 1497 में बेघर बार हुआ था, फिर 1500 ईस्वी में बेघर बार हुआ। लेकिन इसी समय उसने क्या किया कि 1501 ईस्वी में समरकंद के जो उज्बेक शासक शैबानी खां थे उनको पराजित करके समरकंद पर अधिकार किया। तो दोबारा समरकंद पर 1501 में उसने अधिकार किया। हालांकि इस बार भी बहुत दिनों तक समरकंद पर अधिकार नहीं रख पाया और अगले वर्ष ही 1502 ईस्वी में ही शैबानी खां ने उसे सरायपुल नामक स्थान पर पराजित कर दिया। यानी सरायपुल के युद्ध में बाबर
शैबानी खां से पराजित हुआ और समरकंद पर से उसका अधिकार समाप्त हो गया। फिर 1502 में वो बेघर बार होकर घूमता रहा। अब बाबर का ध्यान काबुल की तरफ गया। 1504 में उसने काबुल पर अधिकार किया। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया और 1507 में कंधार पर अधिकार किया। हालांकि कंधार पर अधिकार बहुत दिनों तक उसका नहीं रहा। बाद में 1516 में अस्थायी रूप से कंधार पर अधिकार किया। तो इस प्रकार 1504 में काबुल पर अधिकार किया, 1507 में कंधार पर अधिकार किया और इसी 1507 का जो वर्ष है, इसी वर्ष उसने अपनी मिर्जा की जो पैतृक उपाधि थी, उसके वंशज जो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, उसको त्याग कर उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थायित्व, अस्थायी रूप से अधिपति होना। तो यहाँ आधिपत्य का अस्थायित्व इस उपाधि से झलकती थी, इसलिए उसने बादशाह की उपाधि धारण की। और जो बादशाह होता है वो किसी के अधीन नहीं होता है। यहाँ खलीफा जैसी कोई, जैसे सल्तनत काल में सुल्तान किसी न किसी रूप में खलीफा के प्रभाव को मानते हैं, लेकिन यहाँ इस पदवी को धारण करने का मतलब है कि वो खलीफा के किसी भी प्रभाव को मानने से इनकार करता है। और वैसे भी बाबर राजत्व के दैवीय सिद्धांत को मानता है। तो काबुल पर 1504 में उसने अधिकार कर लिया, 1507 में कंधार पर अधिकार किया और बादशाह की उपाधि धारण की। इसी समय 1510 में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हुई कि ईरान का जो शासक था शाह इस्माइल सफी, उसने समरकंद में जो मर्व के युद्ध में जो शैबानी खां था उसको पराजित करके मार दिया। यानी समरकंद का शासक शैबानी खां मारा गया। तब बाबर एक बार फिर समरकंद, क्योंकि उसकी दिली इच्छा थी समरकंद पर अधिकार करना, तो फिर एक बार समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास किया और इस बार उसने ईरान के शाह इस्माइल से एक समझौता किया और उसकी सहायता से उसने 1511 ईस्वी में समरकंद पर तीसरी बार अधिकार किया। लेकिन 1512 में समरकंद फिर उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उज़्बेक नेता उबैदुल्ला खान ने उसे 1512 में पराजित किया। कूल मलिक नामक स्थान पर, या कहिए कि कूल मलिक के युद्ध में उबैदुल्ला खान ने, जो कि उज़्बेक नेता था, उसने बाबर को पराजित किया और समरकंद उसके हाथ से 1512 में निकल गया। तो इस प्रकार समरकंद पर वह 3 बार अधिकार किया और तीनों बार उसके हाथ से कुछ समय बाद निकल गया। पहला 1497 में, फिर 1501 में, फिर 1511 में। अब इसके बाद वह फिर समरकंद की तरफ नहीं देखा। वह समरकंद पर अधिकार करने का अपना सपना त्याग दिया। अब अपना ध्यान भारत की तरफ खींचा। भारत पर अधिकार करने के लिए अपना पूरा ध्यान लगाया। दरअसल 1502 में जब समरकंद उसके हाथ से गया था और बेघर बार होकर जब घूम रहा था, तभी दीघकाट के मुखिया का वो अतिथि था, उसके घर पे रुका हुआ था। तो वहाँ की मुखिया की जो माता थी, एक बूढ़ी महिला थी, लगभग 111 वर्ष की बताई जाती है, उसने बाबर को तैमूर लंग के भारत पे आक्रमण की कहानी सुनाई। तो 1503 में वो पहली बार तैमूर के भारत पे आक्रमण की कहानी सुना और उससे प्रभावित होकर वह भारत पर अधिकार करने का इच्छुक हो गया और विशेषकर उन क्षेत्रों पर वो अधिकार अपना चाहता था जो कि जिन क्षेत्रों पर तैमूर का अधिकार था, यानी विशेषकर पंजाब वाला क्षेत्र। तो यहाँ से वह, हालांकि बाबरनामा में वो कहता है कि हमने पहला आक्रमण भारत पर 1505 में किया, हालांकि आधुनिक इतिहासकार उसको नहीं मानते हैं। 1505 में वो कहता है कि जलालाबाद पे हमने आक्रमण किया, लेकिन उसको प्रथम आक्रमण नहीं माना जाता है। प्रथम आक्रमण 1519 का माना जाता है। तो अब भारत में अपने को वो केंद्रित किया और भारत पर पहला आक्रमण 1519 में हुआ। बाजौर पर पहला आक्रमण हुआ, फिर भेरा पर हुआ। इसी भेरा में बाबर ने पहली बार बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया।
बारूद और तोपखाना का प्रयोग इसी भेरा पर आक्रमण के दौरान किया था और ये पूरा आक्रमण यूसुफजाई जो जात थी उसके उपद्रव के दमन के लिए किया गया था। दूसरा आक्रमण भी 1519 में किया गया और इस बार पेशावर पर उसने अधिकार किया। तीसरा आक्रमण उसने 1520 में किया, इस बार सियालकोट पर अधिकार किया। और चौथा आक्रमण 1524 में किया, लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार किया। पांचवें आक्रमण के दौरान पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने जब भारत की राजनीतिक स्थितियां भी कुछ ऐसी थी कि बाबर आक्रमण के लिए प्रोत्साहित हुआ, क्योंकि यहाँ बाबर से कुछ लोग मिले, जैसे पंजाब का जो सूबेदार था, क्योंकि उस समय दिल्ली प्रशासन इब्राहिम लोदी का था। पंजाब इब्राहिम लोदी से अफगान सरदार खफा थे, क्योंकि वो अफगानों का जो समता का, सुल्तान के साथ समता का जो व्यवहार था उसको नहीं मानता था इब्राहिम लोदी, वो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानता था। तो इसलिए अफगान सरदार उसे नाराज थे। वो विभिन्न अफगान सरदारों को संदेह की दृष्टि से देखता था। उसमें दौलत लोदी भी था। दौलत लोदी उस समय पंजाब का सूबेदार था। तो दौलत लोदी ने बाबर को प्रोत्साहित किया कि आप इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कीजिए। अब उसके पीछे उसकी मंशा यह थी कि पंजाब का शासन, मैं स्वतंत्र रूप से पंजाब का शासक बन जाऊंगा। दूसरा, राणा संगा के विषय में कहा जाता है कि राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर को भारत पे आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। साथ में इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, उसने भी, वो भी काबुल गया था और बाबर से एक संधि की थी, जिसमें बाबर ने उसे दिल्ली का सुल्तान मान लिया और पंजाब वाला क्षेत्र बाबर को अपने पास रखना था। तो तीन लोग बाबर से मिले, भारत पे आक्रमण करने को प्रोत्साहित किए, जिसमें दौलत लोदी का जो दूत था वो दौलत खां लोदी का दूत, आलम खां लोदी खुद गया था और राणा संग्राम सिंह, ये तीन लोग बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाबर अंततः, और दौलत खां का जो पुत्र है दिलावर खां लोदी, इसने क्या किया कि अपने पिता की मंशा का भेद बाबर के सामने खोल दिया। और जब आलम खां लोदी बाबर से संधि करके आया, तब दौलत खां ने क्या किया कि आलम खां को फुसलाकर उस संधि का विच्छेद करा दिया। कहा उस संधि को मत मानो, हमारे साथ आओ और हम लोग मिलकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करें। ये दोनों मिलकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किए, लेकिन दिल्ली की सेना से पराजित हुए और पंजाब से निष्कासित हुए। बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण अधिकार कर लिया। फिर पांचवी बार वह आया दिल्ली पे आक्रमण के लिए। पंजाब को व्यवस्थित किया और पंजाब को व्यवस्थित करने के पश्चात तो आगे बढ़ा। इब्राहिम लोदी की सेना के साथ पानीपत के मैदान में उसकी भिड़ंत हुई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अप्रैल 1526 में। अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ इब्राहिम लोदी हैं और दूसरी तरफ बाबर। इब्राहिम लोदी, बाबर कहता है कि हमने 12,000 की सेना लेकर लगभग 1 लाख की इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया, जिसमें 1 लाख सैनिक थे और 1,000 हाथी थे। हालांकि वो संख्या गलत है, क्योंकि उस समय से सेना के साथ तमाम नौकर चाकर भी चलते थे। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये सैन्य संख्या 35 से 40 हजार मूल रूप से सैनिकों की रही होगी। और बाबर जब वहां से चला था तब उसके पास 12,000 सैनिक रहे होंगे और पंजाब में उसकी सैनिक संख्या बढ़ गई होगी। अब ये परंपरागत रूप से जो युद्ध तकनीकी है, युद्ध शैली है, जिसमें एक केंद्रीय भाग, एक वाम भाग, एक दाहिना भाग, एक कोतल सेना,
यही इनके पास थे। इसी तरह से इन्होंने अपने सैनिकों को सजाया। बाबर ने क्या किया कि पहिएदार गाड़ियों की एक श्रृंखला बनवाई और उसे कच्चे चमड़े से आगे रक्षा पंक्ति के रूप में जोड़ दिया। साथ में उसका मध्य भाग, दाहिना और बायां भाग तो था ही, इस दाएं और बाएं भाग के साथ तुलगुमा तुलगुमा तुलगमा जो सेना थी, जो तुलगमा पद्धति है, जिसको उसने उज्बेकों से सीखा था। उज्बेकों से जब वो 1502 में पराजित हुआ था तो इसी तुलगमा पद्धति के कारण पराजित हुआ था। तो उसने उज्बेकों से ये तुलगमा नीति सीखी। तुलगमा बाएं और दाहिने पक्ष के साथ कुछ रिजर्व सैनिक होते थे जो कि आवश्यकता पड़ने पर पीछे से घूमकर शत्रु पर पीछे से आक्रमण करते थे। तो यही तुलगमा नीति थी। तो इस तुलगमा नीति का प्रयोग किया। साथ में उसने रूमी पद्धति से अपने तोपों को सजाया। रूमी पद्धति से तोपों को सजाया। उसके तोप जो विशेषज्ञ थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। उस्ताद अली पहले तोप विशेषज्ञ के रूप में उसे उस्ताद अली को शामिल किया, बाद में उसने मुस्तफ़ा को भी शामिल किया। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा उसके तोप विशेषज्ञ थे। तो यहाँ इस रक्षा पंक्ति के बाद तोप है और बीच में खाली स्थान छोड़े गए थे सेना के आने जाने के लिए। बाबर कहता है कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो सिर्फ मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। इब्राहिम लोदी युवा था, लेकिन बाबर कहता है कि युवा था लेकिन लापरवाह था। वह बिना किसी रणनीति के आगे बढ़ता था, बिना किसी रणनीति के रुकता था। तो इस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी युद्धस्थल पर ही मारा गया। साथ में ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमाजित, जो कि इब्राहिम के साथ लड़ रहे थे, वो भी मारे गए। तो इब्राहिम लोदी को उसी पानीपत के मैदान में बाबर द्वारा दफना दिया गया और इस पानीपत के युद्ध में वो विजयी हुआ। इस विजय के पश्चात बाबर ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और मुक्त हस्त से लोगों को उपहार लुटाया। उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का शाहरुखी सिक्का उपहार में दिया। बाबर के 2 सिक्के हैं। काबुल से उसके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था वो शाहरुखी था और कंधार से जो सिक्का जारी किया गया था वो बाबरी था। तो काबुल के प्रत्येक निवासी को इस युद्ध में विजय के पश्चात एक एक शाहरुखी सिक्का दिया गया था। साथ में समरकंद, मक्का, मदीना के जो तीर्थस्थल थे उन्हें विशेष उपहार भेजे गए थे। अब इस युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय का प्रभाव क्या हुआ कि अब भारत पे वो आगे बढ़ने का एक रास्ता उसे मिल गया। हालांकि अभी भारत का वो शासक नहीं कहला सकता, क्योंकि राजपूतों से उसका अभी संघर्ष नहीं हुआ था। अफगानों में से यहाँ से कुछ अफगान, सभी अफगान यहाँ इस युद्ध से नियंत्रित नहीं हुए। अफगानों का एक जो ग्रुप था वो बंगाल और बिहार में था, तो वहाँ खुद को संगठित कर रहा था। तो इसलिए 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी अभी बाबर के थे। एक तो राजपूत राजा थे और दूसरे अफगान अभी बचे हुए थे। अफगानों का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था, लेकिन एक भारत में रहने का एक रास्ता खुल गया इससे। अब यह जो युद्ध अप्रैल में हुआ था, युद्ध में विजय के पश्चात उसके सैनिक जो है भारतीय जलवायु में रहने के आदी नहीं थे, काफ़ी बीमार रहने लगे। तो वो लोग उसमें से अधिकांश जाने की इच्छा व्यक्त किए। बाबर जानता था कि ये हमारी अस्थायी विजय नहीं है, जब तक हम रुक के राजपूतों और अफगानों को नियंत्रित नहीं कर लेंगे तब तक भारत में अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए उसने अपने सैनिकों को रुकने के लिए कहा। उनके बीच जाकर एक भाषण दिया और कहा कि अगले युद्ध जो होंगे उसके बाद आप लोग चले जाना। सभी सैनिक मान गए। फिर राजपूतों के पराक्रम से सभी सैनिक परिचित भी थे और राणा संग्राम सिंह से जो बाबर की संधि हुई थी उसमें राणा संग्राम सिंह ने यह उम्मीद की थी कि बाबर आएगा, भारत में धन लूटपाट के चला जाएगा और फिर मैं
दिल्ली का शासक बन जाऊंगा, यानी पूरा दिल्ली हमारे अधिकार में आ जाएगा। इस उम्मीद से उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। लेकिन अब बाबर पानीपत के युद्ध के पश्चात यहाँ स्थायी रूप से अपना साम्राज्य बनाने की सोचने लगा। अब यह स्पष्ट हो गया कि वो भारत को ही अपना साम्राज्य बनाएगा। तब उसने कालपी बयाना पर अधिकार किया। तो राणा संग्राम सिंह ने बाबर पर आरोप लगाया कि कालपी बयाना और धौलपुर के जो क्षेत्र हैं वो उन पर मेरा अधिकार होना चाहिए। जबरदस्ती बाबर ने उस पर अधिकार किया। यहीं से फिर वो संधि टूट गई और फिर राणा संग्राम सिंह ने बयाना पर आगे बढ़कर अधिकार कर लिया। फिर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई खानवा के मैदान में, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। तो खानवा के मैदान में मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। एक तरफ संग्राम सिंह है, राणा सांगा है, और दूसरी तरफ बाबर। राणा सांगा के विषय में कहा जाता है कि राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 युद्ध किया था और उसके शरीर पर 80 घाव के निशान थे। कर्नल टाड कहते हैं कि यह सैनिक के रूप में भग्नावशेष था। तो राणा संग्राम की वीरता ऐसे ही जग जाहिर थी। राणा संग्राम ने क्या किया कि पाती एक प्रथा थी राजपूतों में कि कोई युद्ध होता था तो सभी राजपूत सरदारों को, राजपूत राजाओं को पत्र लिखकर उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। तो उस परंपरा का इन्होंने निर्वहन करते हुए सभी राजपूत राजाओं से इस युद्ध में भाग लेने को कहा, जिससे कि विदेशी आक्रांता को भारत से भगाया जा सके। हालांकि उसमें राजपूताना के अधिकांश राजाओं ने इस युद्ध में भाग लिया। लगभग 7 राजपूत राजाओं ने, 104 राजपूत सरदारों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हसन खां मेवाती भी थे, शिलहदी भी इसमें भाग लिया और जो मेदिनी राय थे। तो इन लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया और साथ में इब्राहिम लोदी का एक भाई महमूद लोदी था, वो भी राणा संग्राम सिंह के साथ आया। इस बार बाबर ने क्या किया कि वही पुरानी पद्धति चली। गाड़ियों की एक श्रृंखला आगे लगाई गई। इस बार उसे कच्चे चमड़े से नहीं बांधा गया बल्कि लोहे की जंजीरों से बांधा गया। तुलगमा इस बार भी है, इसके पीछे तोप है और राजपूतों के पास तोप नहीं थे। हालांकि राजपूतों ने बड़ी वीरता से ये युद्ध किया और 20 घंटा ये युद्ध चला था और अंत समय तक राजपूतों का पलड़ा भारी रहा था। अंत समय तक ये लगा कि राजपूत जीतेंगे, लेकिन बाबर की तोपों ने राजपूतों के मनोबल को अंततः तोड़ दिया। राणा संग्राम सिंह घायल हुआ। झल्ला ने अपने राणा संग्राम के मुकुट को धारण किया, लेकिन अंततः राजपूत सेना पराजित हुई और राणा संग्राम सिंह जब घायल हुआ तो उसको वहां से जोधपुर के जो सेनापति थे मालदेव और पृथ्वीराज ने उन्हें वहां से हटाया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। बसवा के सुरक्षित स्थान पर आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा और जोधपुर के जो सेनापति मालदेव थे, उन लोगों ने राणा संग्राम सिंह को वहां से बसवा नामक एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। तो इस तरह से खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई। इस युद्ध को करने के पहले बाबर ने, क्योंकि उस समय मुस्लिम सैनिकों, बाबर के सैनिकों का मनोबल टूटा हुआ था, क्योंकि राजपूतों की वीरता को वो कहानियां सुन चुके थे, तो वो नहीं चाहते थे इस युद्ध को करना। बाबर अपने सैनिकों के बीच एक भाषण दिया, साथ में उसने तमगा कर से मुस्लिमों को मुक्त किया। तमगा जो एक तरह से व्यापार कर था, आयात निर्यात पर जो कर लगता था वो तमगा कर कहलाता था। तो मुस्लिम व्यापारियों को इस कर से उसने मुक्त किया और इस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया। तो बाबर ने सबसे पहले इसी खानवा युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया और इस युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और खानवा युद्ध को उसने जिहाद घोषित किया। हालांकि चंदेरी के युद्ध को भी उसने जिहाद घोषित किया था। तो इन दोनों युद्धों को उसने जिहाद घोषित किया था, खानवा के युद्ध को सबसे पहले, उसके बाद चंदेरी के युद्ध को। तो इस तरह से खानवा के युद्ध में बाबर को सफलता मिली। अब चंदेरी, मालवा का जो शासक था
एक तरह से चंदेरी का शासक था, लेकिन मालवा पर इसका प्रभाव था। मालवा का जो महमूद द्वितीय शासक था उस पर इसका जो मेदिनी राय था उसका प्रभाव था। हालांकि ये राणा संग्राम सिंह का सामंत रह चुका था। तो यह एक बड़ा शत्रु था बाबर की नज़र में। बाबर ने मेदिनी राय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि आप मुझे चंदेरी दे दो और बदले में शमशाबाद ले लो, लेकिन मेदिनी राय नहीं माने और अंततः चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। और इस युद्ध में अंततः मेदिनी राय मारे गए। और इस युद्ध में राजपूत महिलाओं ने एक साथ बड़े पैमाने पर जौहर किया। तो इतने बड़े पैमाने पर जौहर का उदाहरण जो मिलता है वो चंदेरी में मिलता है। इसमें इतने स्त्रियों ने जौहर किया कि उतनी संख्या अन्य किसी युद्ध में जौहर के लिए नहीं दिखती है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में, जिसमें मेदिनी राय मारे गए। फिर अफगान, और इसी चंदेरी युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर के साथ था। इस चंदेरी युद्ध में बाबर के साथ शेर शाह सूरी था। हालांकि अफगानों पर बाबर विश्वास नहीं करता था, फिर भी शेर शाह उसके साथ था चंदेरी युद्ध में। फिर अफगान जो है, महमूद लोदी जो कि राणा संग्राम सिंह के साथ था, इब्राहिम लोदी का भाई, वो इस युद्ध में बच गया था। कई लोग इसमें मारे गए थे, हसन खान नवाती मारा गया, लेकिन वो बच गया था और वो भाग के चला गया बंगाल के शासक नुसरत शाह की शरण में। और वहाँ जाकर अफगान संगठित होने लगे। तो अफगानों को पराजित करना आवश्यक था। अफगान अब धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। अंततः अफगानों के साथ बाबर का संघर्ष घाघरा में हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 और इसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया। बंगाल का जो शासक नुसरत शाह था उसके साथ एक संधि हुई और उसमें यह तय हुआ कि आप हमारे विद्रोहियों को शरण नहीं देंगे, हम आपके विद्रोहियों को शरण नहीं देंगे। और बिहार का जो राज्य था वो अफगान सरदारों में बांटकर, वितरित कर बाबर ने शांति स्थापित करने का प्रयास किया। तो इस तरह से बाबर द्वारा जो भारत में युद्ध लड़े गए उसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। तो अब बाबर 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, 1530 में बाबर का निधन हो गया। बाबर को अब पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर दिल्ली में गया और हुमायूं को आगरा पे अधिकार करने को भेजा। हुमायूं आगरा पे अधिकार किया, वहीं हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिला और उसने बाबर को दिया कोहिनूर हीरा, लेकिन बाबर ने उदारता स्वरूप फिर वो हीरा हुमायूं को सौंप दिया। और पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात वो दिल्ली के जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी, उनकी दरगाहों पे जाके जियारत किया था। तो बाबर का साहित्यिक जीवन जो है और बाबर का जो धार्मिक पक्ष है या प्रशासकीय पक्ष है, हालांकि वो अच्छा प्रशासक नहीं माना जाता है, उसकी बात हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे।